दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल जॉब इन्फिनिटी को। दबाइए बेल आइकॉन को हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे। हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन चैनल जॉब इन्फिनिटी। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक की बहाली के लिए जो अभी तक जितना भी सिस्टम से होकर के गुजरा है, इस पर अभी तक क्या अपडेट है, इन तमाम बातों पर हम आज आपके सभी कमेंट्स का सवाल लेकर के आपके सामने एक वीडियो लेकर के उपस्थित है। दोस्तों, आप जो हमारा चैनल देख रहे हैं यह है जॉब इन्फिनिटी और हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए लोगों के बीच में, और एक काम जरूर कीजिए कि आप हमारा ट्विटर हैंडल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर @IM अंबर ट्विटर, इसको आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम बहुत सारा कमेंट करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, जो कि डायरेक्ट रंजीत सर से बात होता है ट्विटर पर। तो IM अंबर, ये ट्विटर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आज हम जो बात करने वाले हैं इसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मेगा सूची कब तक अपलोड होगा, जो 12 जुलाई को जो काउंसलिंग हुआ था उसका मेगा सूची कब तक अपलोड होगा। हालांकि जो नियम था 12 तारीख वाले जो काउंसलिंग हुआ था पंचायत शिक्षक, जैसा कि आपको मालूम है कि 400 से ज्यादा पंचायत शिक्षकों का काउंसलिंग को रद्द किया। ये सभी को मालूम है, आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से, रंजीत सर के वीडियो से भी, या बहुत सारे यूट्यूबर से बारे में जानकारी लिए होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 400 पंचायत का जो आप कह सकते हैं कि काउंसलिंग रद्द किया गया, वहां पर काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। तो जो काउंसलिंग कंप्लीट था उस कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट अभी तक वापस नहीं मिला है। तो सबसे पहला ये है प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का कि लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सर जहां पर मेरा काउंसलिंग हुआ वहां पर रद्द हो गया। तो वो रद्द जो काउंसलिंग हुआ वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा काउंसलिंग रद्द हुआ। यदि उसका वेबसाइट पर आ जाता है, NIC वेबसाइट पर अगर लोड कर देते हैं जो 12 तारीख वाले मेरिट लिस्ट में जिसका जिस पंचायत में हुआ, तो इससे क्या होगा कि जो अभ्यर्थी अपना काउंसलिंग कराया उसको कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ हमारा यहाँ पर कंफर्म हुआ, और जिसका नहीं होगा तो वो अपने जाकर के डॉक्यूमेंट्स को निकाल लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट काउंसलिंग जो अगस्त में है उसमें वहां पर वो करेंगे। दूसरा जो आज का सबसे बड़ा समस्या है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो में, कि भाषा को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के कल एक लेटर जारी हुआ जिसके कारण बहुत अफरा तफरी जैसा हो गया। रंजीत सर ने ये कहा। अब बात यहां पर स्टूडेंट, लैंग्वेज के साथ क्या समस्या है, इस चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे। बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन में है और खास करके 6 to 8 के लिए हो रहा है। ये जो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम आ रही है ये 6 to 8 में हो रहा है। भाषा को लेकर के, भाषा आधारित शिक्षक जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत वाले की बात आ रही है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत जो 4 है स्टूडेंट, हम यहां पर बताना चाहते हैं कि जो 2011 में बीटेट हुआ था तो वहां पर परीक्षा पहले हो गई थी और नियमावली बाद में बना था। परीक्षा पहले हो गई थी और नियमावली, पंचायत शिक्षक बहाली नियमावली बाद में बना था। वो लेटर हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आपको हम इस वीडियो के अंत में भी वो लेटर का आपको पूरा दिखा देंगे कि वो लेटर क्या था, कब जारी हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था। तो यहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है, यहां पर आपका जो 2011 की बात करते हैं तो 2011 में आपका ऐसा हुआ था कि एग्जाम, शिक्षक बहाली, शिक्षक पात्रता परीक्षा पहले हो गई थी। शिक्षक पात्रता पहले हो गई थी और नियोजन का जो संबंधित नियमावली है वो बाद में बना था। ये आपका लगभग 9वीं या 10वीं महीना में आया था, जिसके कारण क्या होगा कि जो भी लोग परीक्षा दे चुके थे उनको एलिजिबल मान लिया गया लैंग्वेज टीचर के लिए, चाहे वो मैथ साइंस के कैंडिडेट हो, सामाजिक विज्ञान के कैंडिडेट हो। और ये कहा गया कि जो एग्जाम पास है वो तो अब शिक्षक बनने की पात्रता रखते हैं तो उनको शिक्षक बनने देना चाहिए। लेकिन अब जो बात आ रही है 2017 में, बीटेट 2017 में जो आयोजन हुआ था, इसमें कहा गया था कि आपने स्नातक स्तर पर जो सब्जेक्ट लिया है उसी के आपको एग्जाम देना होगा बीटेट में। जैसे आप मेरे बात को समझ लीजिए, यदि आपका जो ऑनर्स पेपर मैथ या साइंस है तो आपको जो टीचर अप्लाई कीजिएगा मैथ और साइंस के, किसके लिए, जो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, यानी कि जो साइंस के पेपर है वो सभी जो टीचर के लिए एलिजिबल होंगे वो मैथ और साइंस के लिए होंगे। जबकि इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट सोशल साइंस में जाएंगे। लेकिन यहां पर एक समस्या ये है कि जो कंपोजिशन विषय के आधार पर सोच रहे हैं ग्रेजुएशन में, जैसे जिसका कंपोजिशन हिंदी हो या इंग्लिश हो या अदर देन कोई और हो, तो वो सोच रहे हैं कि हम उसके आधार पर मैथ साइंस में ना जाकर के हम हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू में चले जाएं 6 to 8 में,
तो ये इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि उनको कहा जा रहा है 2011 के आधार पर उस समय मौका मिला था स्टूडेंट को, 2011 में सभी को मौका मिला था कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 2017 में ऐसा नहीं हो पा रहा है। बहुत जगह काउंसलिंग हो चुकी है, क्योंकि 5 तारीख को काउंसलिंग हो चुका था, फिर 7 को काउंसलिंग हो चुका था, 8 को काउंसलिंग हुआ था। तो जहां जहां काउंसलिंग हो चुका है वहां भी अब एक समस्या हो रही है, जिसके कारण सभी कैंडिडेट 6 to 8 जो लैंग्वेज पेपर में है उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा स्थिति यहां पर यह देखने के लिए मिल रही है कि अगर जिनको अप्लाई करना था तो उनका ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश या कंपोजिशन के आधार पर वो नहीं जा सकते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन साइंस या आर्ट से किया है, सामाजिक विज्ञान के कोई पेपर से या कॉमर्स से, तो आपका जो कंपोजिशन है उसके आधार पर आपको आपने टेट में आपके पास वो होना चाहिए। टेट में तो आपके पास जो था बीटेट 2017 हुआ था, जो मैं एक बात बताना चाहता हूं, बीटेट 2017 में जैसे यहां पर एक ऑप्शन था भोजपुरी, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने लैंग्वेज 1 में भोजपुरी रखा और लैंग्वेज 2 में हिंदी रखा। स्टूडेंट ऐसा इसलिए किया गया कि वहां पर आपको कोई भी लैंग्वेज लेना था, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज दोनों अलग अलग होना चाहिए था। फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज दोनों अलग अलग होना चाहिए। बीटेट पेपर 2 के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्लास 6 to 8 के लिए लैंग्वेज पेपर के लिए बीटेट में ऐसा ऑप्शन था फॉर्म भरने के समय कि आप फर्स्ट पेपर कोई ले सकते हैं और सेकंड पेपर कुछ और ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे फर्स्ट पेपर भोजपुरी ले लिए और सेकंड पेपर हिंदी लिए। कुछ स्टूडेंट जो उर्दू वाले थे तो वो फर्स्ट पेपर उर्दू लिए और सेकंड पेपर अपना हिंदी रख लिए। कुछ लोग जो थे पेपर 1 मैथिली रखे और कुछ पेपर 2 में हिंदी रखे। कुछ पेपर 1 इंग्लिश रखे, पेपर 2 हिंदी रखे। ये अपने सुविधा अनुसार कहा गया। लेकिन अब यहां पर बात होती है कि जो 6 to 8 में अब मान लिया जाए जो भोजपुरी रखे हैं या फिर मैथिली रखे हैं, तो यहां तो पढ़ाई होती नहीं है किसी 6 to 8 स्कूल में मैथिली भोजपुरी की, तो वो किस विषय के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि हम जो मैथिली या भोजपुरी लेकर के रखे हैं उनका जो बीटेट का है पेपर 2 का क्वालिफाइंग लैंग्वेज, उसके साथ वो मिसमैचुअर हो रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर रंजीत कुमार ने, प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने, इसके लिए एक लेटर जारी कर दिया कल से, जिससे और सभी काउंसलिंग कराने के लिए सभी में 6 to 8 के लिए, खास करके लैंग्वेज पेपर वालों के लिए एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें यह कहा गया है कि आप अगर आपका जो ऑनर्स का पेपर है, आपका जो ऑनर्स का पेपर है स्टूडेंट, ऑनर्स के पेपर में ही आपको क्या करना होगा, ऑनर्स के पेपर के साथ आपका जो बीटेट का पेपर है उसको मैच करना होगा, या फिर जो सीटेट से हैं उनका पेपर मैच करना होगा। यानी कि अगर आपका बीटेट में उर्दू है और आप उर्दू विषय से 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका बीटेट के पेपर में भी उर्दू होना चाहिए और ग्रेजुएशन के पेपर में भी कंपोजिशन में आपका उर्दू होना चाहिए। अगर आप हिंदी के लिए कर रहे हैं तो आपका वहां हिंदी होना चाहिए, बीटेट के पेपर में भी हिंदी होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो आपका बीटेट के पेपर में भी इंग्लिश होना चाहिए। अगर आप इस तरह से अगर आपका संस्कृत रखते हैं तो आपका बीटेट के पेपर में भी संस्कृत होना चाहिए, तो आपका ग्रेजुएशन के में भी आपका संस्कृत होना चाहिए। इससे बहुत सारी कंफ्यूजन आ गई है जो लेटर जारी हुआ है शिक्षा विभाग के द्वारा, जबकि 2011 में ऐसी बाध्यता नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया कि 2011 में बीटेट की परीक्षा पहले हो चुकी थी और नियमावली, पंचायत शिक्षक बहाली नियमावली बाद में बना था, जिसमें यह कहा गया कि जो लोग स्टूडेंट अपना सुविधा अनुसार परीक्षा देकर के पास कर गए हैं तो अब उनको आप जो पात्रता रखते हैं उनको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इसी चीज में संशोधन किया गया कि बीटेट 2017 के साथ ऐसा हो रहा है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग मुझे समझ में आ गया होगा कि हमने जो कहा उसमें क्या कंफ्यूजन है। अब स्टूडेंट यहां पर एक बात और आती है, बहुत सारे स्टूडेंट ये बार बार पूछ रहे हैं कि सर पंचायत शिक्षक का जो काउंसलिंग हुआ उसको जिला की एनआईसी वेबसाइट पर क्यों लोड नहीं किया गया। तो स्टूडेंट यहां पर जो बता दिए इसका तो हम पहले ही कंक्लूजन दे दिए, फिर से हम बता देते हैं कि इसके लिए क्या हुआ स्टूडेंट की जो पंचायत शिक्षक काउंसलिंग था नियमानुसार उसको 2 दिन के अंदर आपको एनआईसी के वेबसाइट में आपको अपलोड कर देना चाहिए था, ताकि जो अभ्यर्थी उनको पता चल सके कि जो जिस पंचायत में काउंसलिंग कराए हैं उसका चयनित हुआ है कि नहीं या रिजेक्ट हुआ है।
ठीक है, उनको अभी तक पता नहीं चला है। अभी अब 12 से आज लगभग 20 तारीख, अभी और आपको 20 तारीख तक का समय दिया गया है कि 20 तारीख तक उसको एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कर दें। इसके साथ साथ एक समस्या ये आ रही है स्टूडेंट की जिस पंचायत का काउंसलिंग कैंसिल हुआ है उन स्टूडेंट को अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। कुछ न्यूज चैनल के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से पता चल गया होगा, लोग पता लगा ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी यह कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। स्टूडेंट, जो प्राथमिक शिक्षा जो बहाली है ये सबसे मतलब मेरे हिसाब से हम जहां तक कह सकते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम वीडियो को थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन हम आज चीजों को आपके सामने रखना चाह रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से रखना चाह रहे हैं कि यहां पर क्या होना है। यहां पर जो स्टूडेंट होना चाहिए कि यहां पर जो है आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो होती है हमारी पंचायत शिक्षा पंचायत स्तरीय पर, उसका पहला स्तंभ ही ये दोनों हैं, पंचायत सचिव और हमारे मुखिया जी, जो कि इस तरह के होते हैं कि यहीं से भ्रष्टाचार दोनों ने शुरू कर दिया है। एक आपने जो नियोजन इकाई है जिसमें एक मुखिया, एक पंचायत सचिव, एक नियोजन इकाई, इन तीनों ने आपस में अपना अपना मेरिट लिस्ट बनाया और तीनों के अपने अपने कैंडिडेट हैं। वो कह रहा उसका होगा, वो कह रहा उसका हो रहा, वो कह रहा उसका हो रहा है। ऐसी स्थिति में नतीजा में क्या हुआ स्टूडेंट, कहीं पंचायत सचिव एब्सेंट, कहीं नियोजन इकाई वाले, इस तरह की गड़बड़ी हुई है। कभी भी इस अत्याधुनिक दौर में इस तरह से मेला लगा करके, भीड़ लगवा करके इस कोरोना काल में ऐसा काम नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो यहां पर इस तरह से गड़बड़ किया गया है। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, शुरुआत से ही स्तंभ में ये टेढ़ा है। इनको दिया गया है इतने बड़ी जिम्मेदारी, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट का सर्टिफिकेट को ये वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट स्टेज पर होगा। ये प्राइमरी शिक्षक ये क्या वेरीफाई करेंगे? ये जो हमारे मुखिया जी हैं या फिर पंचायत सचिव हैं जो भी हैं, इनको वेरीफाई करने के लिए इतने बड़े ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, जहां पर एक आईएएस की कमेटी देखती है, और उनको दिया गया है ये काम करने के लिए। ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये तो शुरुआत हमारा मतलब कि मैंने तो कहा है कि हमारे संवैधानिक पद पर देखा जाए तो हमारे पंचायती स्तरीय में स्तंभ में पहला भ्रष्ट पद शुरू होता है, यहीं से शुरुआत यहीं से होता है, जहां की नीयत ही इन लोगों की खराब है। ये तो पंचायत में अपना एक काम सही से नहीं करते हैं। कोई भी 5-10 रुपया चलते इन लोग भीख मांग सकता है ना, काम लौटा सकता है। उसके आधार पर इन लोगों को दिया गया है शिक्षक का महत्वपूर्ण चीज, जो कि हमारे समाज की एक पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी इन शिक्षकों पर है। और ये इतने पढ़े लिखे शिक्षक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके आए हैं, टेट पास करके आए हैं, इनके पास इतना हाईएवर नॉलेज है। वो 2011 वाली की बात नहीं कर रहे हैं, अभी करंट की बात कर रहे हैं। और उसको बहाली के लिए इतना खराब, सबसे चौपट व्यवस्था किया गया है, जो कि हर चारों तरफ आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या है। यहाँ पर 400 इकाई और शिक्षा मंत्री जी बोल भी रहे हैं यहाँ पर, तो भी नीचे से सब सिस्टम पूरा करप्ट है। और इन करप्ट सिस्टम के साथ ऐसा किया जा रहा है। इनके ऊपर एक शिक्षक को, एक सामाजिक अहूदे के पद पर बैठा हुआ एक शिक्षक को बहाली करने की जिम्मेदारी और सर्टिफिकेट का मिलान करने के लिए दिया गया इन पंचायत सचिव और मुखिया को। ठीक है, जो 5 साल रहेंगे इसको ऐसा काम करने के लिए दिया गया, जिसको अपना साइन करने नहीं आता है, जिसको खुद पढ़ने नहीं आता है, जिसका कोई लिखा हुआ कोई नहीं जान सकता है। हम तो बहुत सारे नियोजन इकाई में जाकर के देखे हैं जहां के मुखिया को अपने पता नहीं, अपना साइन ही नहीं कर सक रहे अपना फाइल पर, वो सीख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनके भरोसे इतनी बड़ी नियोजन, इतनी बड़ी समाज के जिम्मेदार पद को, उन पंचायत के स्कूलों का भविष्य को है तय करने के लिए दिया गया है। ये कैसी सरकार है और कैसा सरकारी व्यवस्था है? स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया। हाईकोर्ट की ये टिप्पणी है, आप इसको ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है। ये बिहार में ऐसी सरकार बैठी हुई है, ये आप जो देख रहे हैं, ये हालात है हमारी शिक्षा व्यवस्था की। और हम इतने बड़े जिम्मेदार पद पर इन चीजों को करवा रहे हैं। क्या हमारा बिहार फिर से शिक्षक के इस गुणवत्ता को ला पाएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे टीचर अगर पहुंचे, अपना काम करें, चूंकि लेकिन फिर भी कभी भी इस तरह से नियोजन और मेगा सूची जब जब बनेगा तब तक इन पंचायतों में घोटाला होगा, गड़बड़ी होगी और कभी भी ये काम फ्रेशनेस नहीं होगा और पूरे के पूरे सीट वैकेंट रहने दिया जाएगा। क्योंकि इन लोग कर ही नहीं रहा है। इन लोग का कैंडिडेट जब मन से नहीं आते हैं तो ये लोग बहाली होने नहीं देते हैं। मैं तो देखा हूं, मैंने बहुत सारे काउंसलिंग सेंटर पर गया हूं। आप सारे वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, या फिर हमारा प्राइमरी शिक्षक बहाली, प्राइमरी टीचर लिस्ट में आप देख सकते हैं, प्राइमरी टीचर नियोजन में कि कितना हम वीडियो हम सब जगह का डाले हैं। स्टूडेंट, इस तरह की काम जो यहाँ पर किया जा रहा है, हम इसलिए आपको पूरा समाचार पत्रों, न्यूज की पेपर के माध्यम से दिखाया जा रहे हैं, और हम आपको न्यूज चैनल के माध्यम से भी हम इस वीडियो को लिंक में दे देंगे
कि जो कि हमारे एक न्यूज चैनल के राष्ट्रीय खबर है उस पर इस तरह के मेला को दिखाया गया है। यानी कि ये भ्रष्टाचार की पहली शुरुआत कराई जा रही है यहाँ पर कि आप इस तरह की गलती करिए। पंचायत चुनाव में दिया गया है इसको बहाली करने के लिए, कभी फ्रेशनेस नहीं होगा। आज हम दुनिया के सबसे डेवलप सिस्टम में हैं, आज हम लोग सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम सब कुछ ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं और कोविड-19 ने हमें ऐसा बहुत सारा सीख दिया कि हम बहुत सारी चीजों को ऑनलाइन तरीका से करें। लेकिन हालात कितना खराब है, ये बहाली इस तरह से की जा रही है। आप जान रहे हैं कि ये 2011 का था तो ठीक था चला, लेकिन आज ये 2019 में फॉर्म अप्लाई हुआ इस तरह से और 2021 में इसकी नियुक्ति इस ढंग से ली जा रही है और कह रहे हैं कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा सीटें यहीं पर खाली हो रही है लैंग्वेज शिक्षक का, और होगा भी खाली, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है। और इस पर जिस तरह से लेटर निकल रहा है बीच बीच में, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन इस तरह से आ रहा है कि सबसे ज्यादा लैंग्वेज के ही सीट खाली रह रहा है। तो हमने उसके लिए बताया कि क्या रीजन है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होकर के उसमें काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि उनको डाउट है कि मेरा सब्जेक्ट कुछ और है, यहाँ पर बीटेक में सब्जेक्ट कुछ और है, तो काउंसलिंग का प्रक्रिया फिर बाद में गड़बड़ ना हो जाए, उनकी कैंडिडेचर रद्द ना हो जाए, ये एक समस्या है। और जो लेटर आया उससे और कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि अभी फिर 6 to 8 का काउंसलिंग अगस्त में बचे हुए, जहां पर दिव्यांग या फिर जहां रद्द हुआ वहां पर होना है। तो ऐसी समस्या अभी और आएगी आने वाले समय में, तो सबसे ज्यादा सीट वैकेंट रहेगा। और इसका एक कारण है, हम तो बता ही दिए कि पंचायत सचिव मुखिया जो है, जो अपना काम कर रहा है, इसके कारण कभी भी ये 100% सही नहीं हो सकता, ये लोग कभी करेंगे ही नहीं। मैंने काउंसलिंग में नियोजन में देखा कि 11 बजे साइन करा कर 3 बजे तक इन लोगों को बैठाया गया है, कैंडिडेट को, जो बहुत दूर से आए थे, बहुत दूर दूर से काउंसलिंग कराने के लिए आए थे। वो क्लासरूम में बैठे बैठे पानी और खाने के लिए बैठे हुए थे, उनको नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था, वो घूमने के लिए नहीं दिया जा रहा था। और पंचायत सचिव कभी गायब, कभी शुरू ही नहीं हो रहा है, बार बार हमारे पूछने प्रयास करने पर भी क्या सर क्या यहाँ प्रॉब्लम है, तो कभी पंचायत सचिव कुछ बता रहा है, कभी मुखिया कुछ बता रहा है, कभी नियोजन इकाई। ये कैसी बहाली है भाई? इतना डिजिटल दुनिया में आप इस तरह के काम क्यों करवा रहे हैं? वो स्टूडेंट, वो अभ्यर्थी जो एक भावी शिक्षक बनने वाला है, उसके साथ इस तरह से दौड़ दौड़ करके जैसे बोली लग रहा है, आप यहाँ आइए, इतना क्रमांक वाले आइए। ये तो आर्मी की बहाली में भी इस तरह की नहीं होती है कि इतना क्रमांक वाले दौड़ना शुरू कर दो, इतना क्रमांक वाले कूदना शुरू कर दो। ऐसा बने हालात हो रहा है कि जिसका मेघांक 70 और 75 के बीच में है, वो आ जाइए, अनाउंसमेंट इस तरह से कर रहे हैं, कहीं पर बुला कर रहे हैं। ऐसे कैसे नियोजन होगा? ये कौन सा बहाली चल रहा है? बहुत बड़ी झोल झाल है इसमें। स्टूडेंट हम थोड़ा इसलिए बोल रहे हैं इस चीज को, कि मेरा पर्सनल विचार है, हम इस तरह की चीजों से सहमत नहीं है। कुछ लोग हमारे वीडियो में कमेंट करके बहुत तरह के सवाल पूछे भी थे, ठीक है, लेकिन मैं आप निष्पक्ष अपने मन की विचार को रख रहा हूं, ताकि किसी को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक टीचर जो बनने वाले हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, एक पंचायत सचिव, एक मुखिया इस तरह से उसको परेशान कर रहा है बहाली के लिए, उसको वो सर्टिफिकेट देख रहा है जिसको कुछ नॉलेज नहीं, जिसको अपना लिखने पढ़ने का गारंटी नहीं। एक पंचायत सचिव जो कितना पढ़ा लिखा, कितना बड़ा गैजेटेड ऑफिसर है, जो आप एक ग्रेजुएट लेवल और बीएड का सर्टिफिकेट को वो चेक एंड वेरीफाई कर रहा है, इसको क्या पता चले? तो इस तरह की अगर जब नियुक्ति होगी तो स्टूडेंट नियोजन होगा, ये पंचायत स्तर पर, ये पूरे दुनिया में सबसे करप्ट व्यवस्था से बिहार का शिक्षा गुजर रहा है। इसमें स्टूडेंट जो अच्छे मेरिटेरियस स्टूडेंट है, जो अच्छे मेहनत करके सर्टिफिकेट दे करके नंबर लाए हैं, उसको कभी भी नहीं हो सकता है। ये वही फर्जी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने गांधी जी का पूरा इस्तेमाल किया है, पूरा एकदम एकेडमिक एग्जाम में पूरा जम करके धांधली किया है, जो बिहार बोर्ड जिस पर समय मेहरबान रहा हो, ठीक है ना, जैसे अभी कोरोना काल में मेहरबान है, या फिर पिछले कई 2012-13 में, या फिर जो एनआईओएस वाले हैं, एनआईओएस वाले पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एनआईओएस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, इनकी सबकी गहन जांच होनी चाहिए। स्टूडेंट ये एनआईओएस वाले जहां तहां से डिग्री जैसे तैसे इनको मिल गया और आज ये टीचर की अप्लाई करने लगे हैं। ये कहां जॉब कर रहे थे? उनका पूरा सर्टिफिकेट जांच होना चाहिए, सिर्फ खाली बीएड और टेट वाले के सर्टिफिकेट जांच करने के लिए यूनिवर्सिटी तक नहीं। इन एनआईओएस वाले जो स्टूडेंट हैं उनका भी सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए, उन प्राइमरी स्कूल तक जहां वो प्रशिक्षण ले रहे थे, जहां वो टीचिंग का काम कर रहे थे, उसको भी जांच करना चाहिए। एनआईओएस के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, उन सभी की स्कूल की कैंडिडेचर भी जांच करनी चाहिए कि वो उनका क्या रजिस्टर मेंटेन है, वो सही है कि नहीं। क्योंकि स्टूडेंट मेरे हिसाब से इसमें 70% से ज्यादा स्टूडेंट जो है बगलिंग ढंग से आए हैं। जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो आज एक भी स्कूल में वैसा नहीं है जो कैंडिडेट जो स्कूल में पढ़ा रहा है उनका एनआईओएस में हुआ है। ये सब भाड़े पर के स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं जिनका एनआईओएस में हुआ है, उनका भी सर्टिफिकेट को जांच करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा एक फर्जीवाड़ा है, ठीक है स्टूडेंट।
मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी ये सामने हुआ है, मैंने ऐसे बहुत सारे कैंडिडेचर को देखा है। तो एनआईओएस वाले को भी पूरा अच्छी तरह से वेरीफाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके स्कूल तक जांच होनी चाहिए कि उनका क्या है, उनके अटेंडेंस रजिस्टर तक देखा जाना चाहिए कि वो कहाँ थे, कैसे थे। क्योंकि एक तो इनके साथ हुआ और ये ऊपर से बीएड वाले पर केस करे, तो इन सभी चीजों को अच्छा से जांच होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मैट्रिक, इंटर और जो भी अगर प्राइमरी में है उसका तो बीएड डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री की जांच होनी चाहिए, और टेट सर्टिफिकेट की, या सीटेट हो या बीटेट हो या फिर 2011 का टेट, जो भी टेट हो। साथ साथ एनआईओएस को वाला को भी सर्टिफिकेट की डिग्री की जांच होनी चाहिए कि यहाँ जहां स्कूल में पढ़ा रहे थे वो स्कूल लीगल है, इलीगल है। क्योंकि 90% स्कूल जो है इलीगल ढंग से वहां पर सीट दे करके किसी तरह से स्टूडेंट से पैसा ले लेकर के एनआईओएस के नाम पर 25,000, 40,000, 50,000 रुपए लेकर के एनआईओएस के नाम पर उसको एडमिशन देकर के डिग्री दिया गया। बहुत सारे स्कूल ऐसे ही हैं क्योंकि जहां पर रियलिटी कहीं पर नहीं हुआ, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए स्टूडेंट। और यहां पर बहुत सारा जो सवाल है, हम उम्मीद है कि आज आपको अपने सवालों में बहुत हद तक कंफ्यूजन को क्रिएट जो आपका था उसको दूर करने का प्रयास किए इस वीडियो के माध्यम से। और नेक्स्ट जो आपका डाउट होगा, आपके कमेंट में जितना भी तरह के क्वेश्चन था उसको आज हमने रिप्लाई करने का प्रयास किया। और मैंने ये कहा, आज जो मेरा पूरे टॉपिक में जो वीडियो से निष्कर्ष निकल के आया, कंक्लूजन निकल के आया कि इस तरह की बहाली कभी होनी नहीं चाहिए। इससे मेरिटोरियस स्टूडेंट, जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, जो अच्छे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनका नहीं होगा। क्योंकि स्टूडेंट जो यहाँ पर सीबीएसई स्टूडेंट वाले हैं, जो सीबीएसई वाले हैं, उनको सीजीपीएस सिस्टम में मार्क्स मिलता है, और सीबीएसई वाले स्टूडेंट को 99% सीजीपीएस स्कोर बनता है परसेंटेज में। जबकि बिहार बोर्ड को उस समय, आज से यानी कि 2010 के पहले, 11 के पहले बहुत कम मार्क्स मिलता था, 50, 40, 50, 60% तो बहुत रेयर केस में किसी स्टूडेंट का मिलता था, चाहे वो 10 हो या 12 हो। तो उन स्टूडेंट के बहुत खराब स्थिति से गुजरना पड़ रहा, उनका कभी नहीं होगा। लेकिन 2017-18 में देख रहे हैं, 16-17 में जो स्टूडेंट पास किया सीबीएसई से 12 और एनआईओएस से डीएलएड किया, उसका मेरिट लिस्ट 90-92 बन जा रहा है। चूंकि उसका 10 में 99% है, 98% है। सीजीपीएस सिस्टम चलता है सीबीएसई में। ठीक है स्टूडेंट, सीबीएसई का जो ये बात कर रहे हैं हम, सीबीएसई का जो उस समय की बात कर रहे हैं, उसमें स्कोर में चलता था सीजीपीए, जिसमें होता था 8 सीजीपीए, 9 सीजीपीए, 10 सीजीपीए। 10 का मतलब हो जाता था एकदम 100%, 9 सीजीपीए 8.5, 8.5, 9.5 सीजीपीए। तो ये सीजीपीए से बहुत सारे सीबीएसई का स्कोर बहुत ऊपर जा रहा है, तो इसमें कभी नहीं कह सकते हैं कि ये बराबर हो। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर एकेडमिक स्कोर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब भी होना चाहिए तो टेट के अंकों की वरीयता होना चाहिए, चाहे वो सीटेट हो या बीटेट हो, उसके अंकों के आधार पर मेरिट बनना चाहिए। कभी भी एकेडमिक अंकों के आधार पर नहीं बनना चाहिए। क्योंकि यूपी वाला बहुत सारा स्टूडेंट आया, उसका बहुत ज्यादा नंबर है, तो यहां पर एक चीज ये समस्या खड़ी कर रही है कि कभी भी एकेडमिक 10-12 का नंबर को जोड़ करके और उसके टेट प्रशिक्षण के नंबर तीनों को जोड़ करके आप डिवाइड करके ये कर रहे हैं, इसमें कभी भी एक सभी स्टूडेंट के साथ इंसाफ नहीं मिल सकता। ये सरासर नाइंसाफी है इस तरह की बहाली अगर होगी। मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार कहा हूं, कि मैं आज पहली बार भी कह रहा हूं। मैं 2017, 18, 19 में भी जो वीडियो आप मेरा देखिएगा तो वहां भी मैंने इस बात को उठाया, आज भी उठा रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी इसमें पुराने स्टूडेंट का नहीं हो सकता है, लेकिन वो टेट में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो स्पेशल टीचर की तैयारी किया, इन्हें की एनआईओएस के जैसा बीच में आया और 80-85% नंबर ला करके वो अपना वाहवाही लेकर के निकल गया। सीजी 10-12 बोर्ड से किया, 10 सीजीपीए लाया, सीबीएसई बोर्ड से 12 में लाया, 80%, 90% का उसका मार्क्स बन रहा था, एनआईओएस में भी 80% लाया, लगभग उसका मेरिट बन जाता है 85-86। ये ऐसा हो रहा है, नहीं हो सकता है। कभी भी इक्विवेलेंट इसमें नहीं ला सकते सारे स्टूडेंट की डिग्री को। तो स्टूडेंट, मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि जो भी इस तरह की सवाल हो रहा है कि सीबीएसई का सीजीपीए वाले स्टूडेंट जो है उसका स्कोर ज्यादा जा रहा है, और बिहार बोर्ड वाले जो पुराने स्टूडेंट है 2010 के पहले, उसका स्कोर कम जा रहा है। क्योंकि पहले बिहार बोर्ड इस तरह से मेहरबान नहीं होता था, 45, 50 to 60 नंबर रेयर केस में आते थे। लेकिन इधर पिछले 4-5 साल में जब से बिहार बोर्ड में घोटाला फंसा है, रूबी राय घोटाला, चाहे टॉपर राय घोटाला हो या गणेश जी का घोटाला हो, इस तरह से बिहार बोर्ड का जो हो रहा है, पिछले बार तो अभी कल परसों कोर्ट में, हाईकोर्ट में जो मामला आया वो भी हम आपको दिखाते हैं कि हाईकोर्ट में जो मामला आया उसमें क्या देखने को मिल रहा है स्टूडेंट, कि यहाँ पर तो पूरा सिस्टम ही करप्ट, बोर्ड का कॉपी ही बदल दिया गया, बीच से कॉपी गायब है। हाईकोर्ट का आप लोग पढ़ सकते हैं नोटिस। ठीक है, इसमें आपको, क्योंकि यहां पर सभी का मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस तरह से अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और नंबर लाए हैं, तो यहां पर कभी भी मेरिटोरियस नहीं होनी चाहिए, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सबको बराबर रखने का सबसे प्लस पॉइंट है कि उसके टेट के अंकों के आधार पर लिया जाए,
ना कि उसके एकेडमिक अंकों के आधार पर बहाली लिया जाए। क्योंकि हाईकोर्ट में आप देख ही रहे अभी जो मामला आया था, जो आंसर शीट वाला ये दिखाएं कि कॉपी बदल दिया जाता है, तो कभी कभी बिहार बोर्ड मेहरबान हो जाता है, कभी कभी कोई वहां पर उसके प्रशासनिक लोग मेहरबान हो जाते हैं, किसी किसी दिन मौसम मेहरबान हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो स्टूडेंट अपने मेरिट से ये मार्क्स लाया होगा। बिहार बोर्ड की हम खास करके बात कर रहे हैं। बिहार बोर्ड एक चलता फिरता मनोरंजन केंद्र है। क्योंकि अभी आप देखें कि स्टेट में 21 मार्च को रिजल्ट आया, 24,599 स्टूडेंट पास थे और 20 जून को यह रिजल्ट बढ़ करके 80,000 हो गया। तो ये बिहार बोर्ड में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 21 मार्च को आपका जो रिजल्ट था 24,599 था और 20 जून को आते आते ये 80,000 हो गया, यानी कि 3 महीना में ये लगभग अपना 3 गुना से ज्यादा रिजल्ट बढ़ गया। ये तो बिहार बोर्ड में चलते रहता है, ये हमेशा शुरू से ही मनोरंजन केंद्र है। ये बिहार बोर्ड नहीं, ये एक बैठकबाजी केंद्र है बिहार सरकार के और उन टपेलाबाजियों के, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसे वे स्टूडेंट को बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी वरीयता बने, मेधा सूची बने, मेरिट बने, वो टेट के अंकों के आधार पर मेरिट बने और उसके आधार पर स्टूडेंट की बहाली हो। कभी भी एकेडमिक स्टूडेंट बहाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अदर स्टेट हो, सीबीएसई बोर्ड वाले हो, इनके पास ऑलरेडी मार्क्स ज्यादा है 10 में, 12 में, और ये टेट में भी, बीएड में भी एनआईओएस के से ये अच्छे खासे नंबर को लूट के लाए हैं। तो ये तीनों में इनका मेरिटेरियस हाई हो जाता है। इसीलिए मैं ये इस चीज को विरोध कर रहा हूं। ये सजेशन मेरा तरफ से है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सीजीपीएस सिस्टम में 10 में इनका नंबर ज्यादा आया, 12 में अच्छा परसेंटेज आ गया सीबीएसई बोर्ड के मेहरबान होने के कारण, और इन पर और एनआईओएस ने भी इन पर मेहरबानी की और इनका स्कोर ज्यादा हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो स्टूडेंट शुरू से तैयारी कर रहा है, स्टूडेंट बीएड किया, ये किया, वो किया, टेट की अच्छी तैयारी की, एग्जाम को पास किया, तो उसके टेट का स्कोर का ना बनना है। क्योंकि आप टेट पात्रता परीक्षा पर हो रही है, आप इसमें लिख दीजिए कि टेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर है और आपको जो एकेडमिक स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए तब ना, क्योंकि आपको पढ़ाना है तो वहां पर पढ़ाने का मेरिटेरियस चेक होना चाहिए कि आपका टेट में आपने जो उसका जो क्वेश्चन है, उसका जो आपका जो कह सकते हैं कि जो उसके आधार पर होती है ना, पेडागोजी होता है, वो सब्जेक्ट पर कितना पकड़ है, आप कितने अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके आए हैं, पेडागोगी आपका कैसा है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट वाइज से हो, है ना, आपकी मानसिक कितनी पकड़ है किसी चीज पर, इस चीज के आधार पर बहाली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है, झोलझाल हो रहा है बहुत सारा ज्यादा, इस तरह से हम देख रहे हैं स्टूडेंट। इसलिए हमने अपना ओपिनियन रखा। अगर किसी को भी हमारा वीडियो में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा ट्विटर आईडी को फॉलो कर लीजिए। आप ट्विटर पर हमारे कमेंट्स कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हम आपके सवाल को ट्विटर पर उठाते हैं। ट्विटर पर हमारे बहुत सारे ट्वीट्स हैं, लाइक करने हैं, तो इस तरह की चीजें आपको मिलेगी। तो चलिए आज की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक ज्वलंत मुद्दे के साथ टेट बहाली पर और स्टेट की अभी तक क्या क्या हुआ अपडेटेशन, उस पर फिर मिलने वाले हैं और क्या क्या धांधली हो रही है स्टेट के लिए अभी तक। ठीक है, आज उसका ट्विटर कैंपेन भी था। तो चलिए आज की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर नेक्स्ट टाइम। आप देख रहे थे हमारा ऑनलाइन चैनल जॉब इन्फिनिटी। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू, बाय बाय।